यह क्या जी, ठीक से नाश्ता तो करते जाइए। आपके मनपसंद मेथी के पराठे बनाए थे आज। आपको तो काम के आगे खाने की भी सुध नहीं रहती। पत्नी आशा जी अपने पति रमाशंकर जी को टिफ़िन पकड़ाते हुए बोली, मैंने खा तो लिया है, आपके नाश्ते के चक्कर में कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। आज मेरी ज़रूरी मीटिंग है। गाड़ी में बैठते हुए बोले रमाशंकर जी। एक सरकारी विभाग में अधिकारी रमाशंकर जी और उनकी पत्नी आशा जी का एक बेटी और दो बेटों का सुखी परिवार है। तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। बेटी अंतरा अपने पति के साथ दूसरे शहर में रहती है। बड़ा बेटा अशोक इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है। छोटे बेटे आनंद का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगता था। उसका बिजनेस की तरफ रुझान देख रमाशंकर जी ने उसके लिए दवाइयों की एजेंसी लेकर उसे मेडिकल स्टोर खुलवा दिया था। इस उम्र में भी उनमें काम करने का इतना जोश है कि ऑफिस से आकर अक्सर मेडिकल स्टोर चले जाते। पैसे का हिसाब किताब वही रखते थे। आज बहुत थक गया हूँ, अच्छी सी चाय तो पिला दीजिए आशा जी। कितनी बार आपसे कहा है इतनी मेहनत ना किया कीजिए। अब तो हमारे बेटे भी कमा रहे हैं। भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर भी आप रात दिन खुद को काम में झोंके रहते हैं। चाय का कप पकड़ाते हुए आशा जी बोली, बहुएं तो आपकी भी आ गई हैं, फिर क्यों आप रात दिन रसोई में घुसी रहती हैं? उन्हें छेड़ते हुए बोले रमाशंकर जी। वैसे आप ठीक ही कह रही हैं अशोक की माँ। अशोक तो शुरू से ही जिम्मेदार था। बेटी का बाप बनने के बाद तो आनंद भी जिम्मेदार हो गया है। मेडिकल स्टोर अच्छी तरह से संभाल लेता है। दोनों बहुएं भी हमारी कितनी इज्जत करती हैं। सोच रहा हूँ सब कुछ बच्चों के नाम करके बाकी की ज़िंदगी चैन से गुजारें। कभी कभी लगता है दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते शायद आपके साथ अन्याय करता रहा। बस कुछ दिन और रुक जाइए आशा जी। मेरे रिटायरमेंट में बस 6 महीने बचे हैं, फिर सारा समय आपके साथ ही बिताऊंगा। अरे नहीं जी, बस आप और बच्चे हमेशा स्वस्थ और खुश रहें, मुझे और क्या चाहिए। रमाशंकर जी ने पत्नी से किया अपना वादा निभाया। रिटायर होते ही तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। घर की जिम्मेदारी बेटे और बहुओं को सौंप दोनों निकल पड़े। काफ़ी समय बाद पति के साथ समय बिता रही आशा जी बहुत खुश थीं। लौटते समय बेटी अंतरा से भी मिलते आए। करीब 1.5 महीने बाद घूमकर दोनों वापस आए तो बहुत कुछ बदला हुआ था। अजीब सी चुप्पी थी घर में। सुबह चाय के साथ अखबार पढ़ने की आदत थी। ना ही चाय मिली थी, ना अखबार कहीं दिखाई दे रहा था। पोते को आवाज़ लगाई तो वो, पापा जी अखबार ये पढ़ रहे हैं, उनको ऑफिस जाना है, आप तो घर में ही रहेंगे, बाद में पढ़ लेना। जवाब बड़ी बहू कविता ने दिया। आशा जी इतनी देर हो गई, चाय नहीं मिली? आपको तो पता है मैं सुबह की चाय अखबार पढ़ते हुए पीता हूँ। जरा सब्र रखिए अशोक के पापा जी, बहू अभी बच्चों का टिफ़िन बना रही है, उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। 9:30 बजे के बाद चाय और नाश्ता इकट्ठा ही मिला। आप भी ना अशोक के पापा जी बच्चों की तरह रूठ जाते हैं। मैं गई थी आपके लिए चाय बनाने, फिर बहू ने कहा वो बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही है, चाय बाद में बना लेना। कोई बात नहीं, अब दोनों बेटे अपने अपने काम पर चले गए हैं। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया आराम से बैठकर नाश्ता करेंगे। अभी तक तो आपने कभी मेरे साथ नाश्ता किया नहीं। उनका मूड ठीक करने की कोशिश करने लगी आशा जी। ये क्या कविता, तुम्हें पता तो है तुम्हारे पापा जी बैगन नहीं खाते। बच्चों को पिज्ज़ा खाना था, घर में बैगन ही थे, सो बना दिया। आप पापा जी को दाल दे दीजिए, अचार और चटनी भी तो है। छोटी बहू अंजलि बोली। जब तक पूरी थाली भरी ना हो, खाना ना खाने वाले दाल से कैसे खा पाएंगे? बहू का मुंह देखते रह गई आशा जी। आप जाइए माँ, राधा सब कर लेगी, उससे ज़्यादा टोका टाकी मत करना, नहीं तो भाग जाएगी। कहकर उन्हें रसोई में भी नहीं जाने देती। आजकल दोनों नहीं तो वह खुद उनके लिए कुछ और बना देती। तुमने मेडिकल स्टोर का हिसाब किताब भी नहीं बताया। सोच रहा हूँ कल से आ जाऊँ मैं भी। आनंद को सामने देख पूछ बैठे।
आप आकर क्या करेंगे पापा? घर में आराम करिए। वैसे भी मैंने आपकी जगह एक कैशियर रख लिया है, खाना खाते हुए लापरवाही से बोला आनंद। 2 दिन से आशा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। दोपहर के खाने में भिंडी और राजमा देखकर रमाशंकर जी से रहा नहीं गया। तुम्हें पता नहीं है बहू, तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, राजमा कैसे खा पाएंगी? कुछ हल्का बना देती। हमें और भी काम है पापा जी। आज वैसे भी घर में कोई सब्जी नहीं थी। आप तो दिन भर घर में रहते हैं, कम से कम सब्जी ही ले आया करिए। बड़ी बहू कविता से उन्हें ऐसे बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। पहली बार किसी ने इस तरह उनसे बात की थी। लग रहा था जैसे बात बात पर उन्हें यह एहसास कराया जाता है कि अब तुम रिटायर हो गए हो, घर वालों के लिए तुम एक फालतू इंसान हो। घर की सत्ता अब बदल चुकी है, ना टाइम से चाय मिलती ना नाश्ता, यहाँ तक कि अखबार भी तुड़ा मुड़ा आधे पेज गायब ऐसी हालत में मिलता। दोपहर में आराम करने चले तो टीवी की तेज़ आवाज़ कान में पड़ी। इतनी तेज़ आवाज़ में कोई टीवी देखता है क्या? थोड़ी आवाज़ कम करो, बच्चों से कहने गए तो पापा जी बच्चे स्कूल से आकर थोड़ी देर टीवी भी नहीं देखेंगे क्या? आपका क्या है, दिन भर आराम ही करना है, ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट जाइए। छोटी बहू अंजलि आंखें दिखाते हुए बोली। ऊपर वाला कमरा? वह तो उन्होंने घर के नौकरों के लिए बनवाया था। आखिर ऐसे कब तक अपना और अपनी पत्नी का अपमान बर्दाश्त करते रहेंगे? रात भर सोचते रहे। सुबह उठे, नहा धोकर आशा जी से बोले, कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। तैयार होकर निकल गए। कई दिन तक यही चलता रहा, सुबह जाते शाम को आते। कुछ दिन बाद शाम को घर लौटे तो सारा परिवार खाने की टेबल पर उनका इंतज़ार कर रहा था। इससे पहले कि उनसे कोई कुछ पूछ पाता वह बोले, अच्छा हुआ तुम सब एक साथ यहाँ मिल गए। कुछ बताना था। मैंने एक जगह देख ली है, कल मेरे मेडिकल स्टोर का उद्घाटन है। लेकिन पापा अब आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आप आराम से घर में रहिए। अशोक की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि आनंद, पापा जी इससे तो हमारे पहले वाले स्टोर सेल पर बहुत असर पड़ेगा। उसकी सेल तो पहले ही बहुत डाउन चल रही है। हमारे नहीं तुम्हारे, वह तो तुम्हारा स्टोर है। और मेरी वजह से क्यों? मैंने तुम्हारी वाली किसी भी कंपनी की एजेंसी नहीं ली है। और वैसे भी कोई भी काम अपनी मेहनत की वजह से चलता है, नौकरों के भरोसे नहीं। पहले मैं देखता था तो तुम थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, अब तो तुम नौकरों के भरोसे छोड़कर दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। और जहाँ तक रही नई स्टोर खोलने की बात, तो तुम लोगों ने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। रोज़ तुम और तुम्हारी पत्नियाँ हमारा अपमान करते रहते हैं। रिटायर क्या हुआ, तुम लोग तो मुझे आदर सम्मान देना ही भूल गए। क्या वह सब दिखावा था, या तुम लोग अपने पिता का नहीं उसके पद और प्रतिष्ठा का सम्मान करते थे? मैं नौकरी से रिटायर ज़रूर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं। मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। पहले की तरह इज्जत से अपना और अपनी पत्नी का पेट भर सकता हूँ। और हाँ, मत भूलो कि यह मेरा घर है, हम दोनों आज भी यहाँ के मालिक हैं। कल से हमारी नई नौकरानी आ जाएगी। रसोई में पहले मेरा और मेरी पत्नी का खाना बनेगा। फिर तुम लोगों को अगर परेशानी हो तो ऊपर वाली रसोई में अपना इंतज़ाम कर लेना। सबको आवाज़ छोड़कर वह कमरे की ओर बढ़ गए, अपने जीवन की नई पारी खेलने की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, माता पिता ने हमारे लिए आजीवन संघर्ष किया है और हमें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है। ज़िंदगी भर काम करने के बाद बुढ़ापे में उन्हें आराम की आवश्यकता होती है, तो हमें उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने अनमोल हैं, ना कि हमेशा इस बात का एहसास दिलाएं कि आप इस घर में फालतू हैं। आपको रमाशंकर जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।